हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जहांगीर के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मानसिंह की बहन मानबाई से 1585 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान था। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इसी का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित कर रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए थे। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। अब आइए पढ़ते हैं बारी बारी से 2 अस्पा और सी अस्पा किसे कहते हैं। तो 2 अस्पा में मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। वहीं सी अस्पा में इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अब आगे है 1665 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ अर्थात दुर्ग की किलाबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया, जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। अब आगे है जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया था। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां का पिता था। वहीं दूसरा असमत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी। तीसरा है आसफ खां, जो कि नूरजहां का भाई, एवं चौथा शाहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बना। इस गुट का प्रभाव 1665 ईस्वी तक रहा था। नूरजहां से प्रभावित जहांगीर के शासनकाल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1611 से 1622 ईस्वी तक और दूसरा 1622 से 1627 ईस्वी तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। अब आगे है विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी। जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रॉ थे। सर थॉमस रॉ, जिसका समय 1615 से 1619 से भारत में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था।
जनवरी 1616 ईस्वी में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला था। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया था। वो आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। आगे है पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमान एस्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबंध होती थी। जहांगीर ने उसे इस संबंध से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र अर्थात उस्ताद मंसूर तथा नादिर उल जमा अर्थात अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा था। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा अर्थात लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर में बनाई गई थी। इसमें खुदाई एवं संगमरमर के अलावा पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात 1 एवं 3। तो आइए पढ़ते हैं 1 एवं 3 को। तो 1 में बतलाया गया है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। वही 3 में मनसबदारों के 3 वर्ग थे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक मनसबदार, 500 से 2500 तक अमीर तथा 2500 से ऊपर अमीर ए आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदारों को वेतन नगद व जागीर दोनों ही रूप में देने की व्यवस्था थी। मनसबदारों की जागीरें
स्थानांतरित कर दी जाती थी तथा ये मृत्यु पर जब्त की जा सकती थी। इस प्रकार मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। अब अगला प्रश्न है, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर के समय। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ अर्थात दुर्ग की घेराबंदी न करने की शर्त के साथ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय से मुगल आधिपत्य में था। अब अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका उत्तर है हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये है स्टार मार्क्स। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि के सम्मानित किया था? तो इसका उत्तर है हॉकिंस को। अब अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो इसका उत्तर है 1615 ईस्वी में। सर थॉमस रो 1615 से 1619 तक भारत में रहे थे। यह ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वो आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। अब अगला प्रश्न है, जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अजमेर में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो ये स्टार मार्क्स है। सॉरी, इस प्रश्न को हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला प्रश्न है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर में मांडू आया था? तो इसका उत्तर है थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वो बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया था। अब अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? तो फ्रांसिस्को पेलसर्ट। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। निकोलो मनोची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत आया था। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमान एस्ट्रेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। अब अगला प्रश्न है, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका उत्तर है फ्रांसिस्को पेलसर्ट।
अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो इसका उत्तर है जहांगीर और बाबर का। मुगल शासक बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल एवं शाहदरा अर्थात लाहौर में स्थित है। ये क्रमशः अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है, अतः विकल्प बी एवं डी दोनों ही सही है। अब अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो इसका उत्तर है लाहौर में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो इसका उत्तर है जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने पराकाष्ठा पर पहुंची? तो इसका उत्तर है जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ की विषय वस्तु से संबद्ध होती थी। जहांगीर ने उसे इस बंधन से मुक्त कर दिया। फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि उसके काल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा का बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करवा लिया। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उस दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त अर्थात उस्ताद मंसूर तथा नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो इसका उत्तर है अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अशर की उपाधि प्रदान की गई? तो मंसूर को। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर चलने से पहले हम लोग इसके विस्तार को पढ़ लेते हैं। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ की प्रस्तावना है, जो कि जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। दूसरे भाग ग्रंथ का मूल भाग है, जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग की रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की में लिखी थी। अब अगला प्रश्न है, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? तो जहांगीर ने। 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ और उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद पर प्रदान किए, जिसमें से एक अबुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेलावी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2, 3 और 4 अर्थात खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद
विद्रोह किया था, जो कि 1606 ईस्वी में पराजित हुआ। 1623 ईस्वी में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था। 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब अगला प्रश्न है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। वह जहांगीर की राजपुत्र पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज कोकाकी शाह पर अप्रैल 1606 ईस्वी में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नजरबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग निकला। बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। इसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया। कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम अर्थात शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 ईस्वी में उसकी हत्या करवा दी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट अर्थात जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, जो कि नूरजहां का पिता था। दूसरा असमत बेगम, यह नूरजहां की माँ थी। तीसरा आसफ खान, यह नूरजहां का भाई था। एवं चौथा शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बना। अतः स्पष्ट है कि जहांगीर इस गुट का सदस्य नहीं था। अब अगला प्रश्न है, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारी इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान करें। आइए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके उत्तर पर। तो इसका उत्तर है ए अर्थात बाबर का स्मारक को कहते हैं जामा मस्जिद, हुमायूं के स्मारक दीनपना, अकबर का स्मारक जहांगीरी महल और जहांगीर के स्मारक को अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। संभल की जामा मस्जिद का बाबर द्वारा, दिल्ली स्थित दीनपना का हुमायूं द्वारा तथा आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का अकबर द्वारा निर्माण कराया गया था, जबकि जहांगीर ने सिकंदरा अर्थात आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ? तो दतिया में। गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 ईस्वी में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेल काल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल में दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो डी। तो इसका उत्तर है डी अर्थात शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई। इन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। इसने शिष्यों में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी
प्रमुख थे। अन्य तीनों युग्म सुमेलित है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।